हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने बाकी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज 12V। पोटेंशियल डिफरेंस हमारी 12V है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन ए पार्ट चार्ज ऑफ 1C 1 कॉलम पास थ्रू इट। पहला कि एक कॉलम का चार्ज पास हो, दूसरे में 5 कॉलम का चार्ज पास हो और तीसरे में 2 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, या हमारी अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस क्या होगी। देखिए, अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस एंड द वर्क डन दोनों ही सिमिलर चीजें हैं, दोनों ही एक ही चीज के दो नाम हैं। तो अब हमें वर्क डन निकालना है। तो हमारा एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी और वर्क डन का, पीडी इंटू चार्ज, ठीक है। अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और चार्ज था 1, तो कितना हो गया 12, क्योंकि एनर्जी है तो आ गया 12 जूल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि ए था। अब हमारा है चार्ज कितना है 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 जूल। उसके बाद उसने हमसे पूछा अगर 2 एम्पियर का करंट हमारा पास हो रहा है, तो ऐसे में हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो होगा पीडी इंटू आई इंटू टी। पीडी था 12, आई था हमारा 2 और टाइम, अब हमारा टाइम क्या था, ये जो करंट था, करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू 10 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, ये क्वेश्चन था। टाइम हमारा आ गया 10, तो ये हो गया 240 जूल। तो इस तरीके से हमने अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस निकाल लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कॉलम। पहले तो टाइम लिखिए, 10 सेकेंड चार्ज ऑफ 25 column leaves a battery and 200 joules of energy are delivered to an outside circuit। तो वर्क डन आपका ऑलरेडी गिवन है। जब भी आपको जूल्स में कुछ दिया हुआ है तो मतलब वो एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। डिलीवर टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज पीडी, हमें पीडी निकालनी है पहली बात, और दूसरा हमें निकालना है करंट फ्लो इन द बैटरी। तो हमें I और V निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा जो है डेटा में T दिया है, Q दिया है और वर्क डन दिया है। तो अब हमारा जो PD जिसे हम V बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन है 200 और चार्ज है हमारा 25, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 8V। पहला पार्ट आ गया PD। अब हमारा है दूसरा करंट फ्लो। करंट का हमारा सिंबल है I, इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T। Q है 25 और T है 10, 2.5 यूनिट हमारी आ गई एम्पियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया और हमने क्या निकाला इसमें, पीडी और करंट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कॉलम। तो मतलब 10 कॉलम है, तो ये मेरा चार्ज गिवन है, ठीक है। विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड के लिए फ्लो करा। करंट निकालिए, व्हाट इज करंट I, ठीक है। एंड व्हाट इज एंड इफ द वोल्टेज इज 10 MV। अगर वोल्टेज 10 MV है, ठीक है, व्हाट इज एनर्जी, तो आपको एनर्जी निकालनी है। देखिए सबसे पहले MV दिया हुआ है तो ये मेगावाट हो गया आपका, ठीक है, ये याद रखना मेगावाट। अब मुझे निकालना है पहले करंट। करंट का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय T। 10 डिवाइडेड बाय 0.01। डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है, तो ऊपर एक के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। कितना आ गया आपका करंट, 1000 एम्पियर, ठीक। अब हमें निकालना था एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला PD इंटू I इंटू T। PD कितना था हमारा 10 मेगावाट,
ठीक है। मैं इसको मेगावाट लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ एनर्जी से रिलेटेड अब जो हम ऐसा यूनिट लगाएंगे ना वो समझाऊंगी कैसे, तो इसलिए इसकी मैं यूनिट लिख रही हूँ मेगावाट। आई आया मेरा 1000 एम्पियर और टी था हमारा 0.01, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो 100 आ गया। देखिए अभी तक हमने एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन करे हमने उसमें एनर्जी क्या लगाया, जूल, हमने जूल लगा दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ये वॉट में ना देकर मेगावाट में दिया हुआ था, तो ये मेरी हो गई मेगा जूल। तो आपको जैसे क्वेश्चन में SI यूनिट्स दी गई होती हैं, आपको ध्यान रखकर जो भी आप चीज निकाल रहे हो उसमें SI यूनिट लगानी होती है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। तो देखें ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए ओम्स लॉ हम फिजिक्स में किसे बोलते हैं, हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से जो भी हम करंट का फ्लो कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। वो अपनी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम कैसे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पर R है मेरा रेजिस्टेंस, V है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी अभी मैंने बोला, और I है मेरा करंट, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। वो हमारे सब्सटेंस जिनकी हाई रेजिस्टेंस होती है उन्हें हम रेजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट को बियर करने की कैपेसिटी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसको एक इस चीज़ से समझा सकती हूँ। देखिए जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो गर्म होने लगते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। अब हम अपने घरों में रोज़ में आयरन करते हैं, ठीक है, और हम अपने घरों में जब सर्दियाँ होती हैं तो हीटर चलाते हैं। तो ये जो हमारे हीटर या आयरन होते हैं ये इन नाइक्रोम इनमें एज एन अलॉय डाला जाता है। एज एन अलॉय नाइक्रोम क्यों डाला जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई होता है मतलब अगर आप प्रेस को बहुत ज़्यादा देर तक ऑन करते हो तो आप देखते हो कि ये जो प्रेस और हीटर हैं इनमें अपने आप करंट ऑटो कट हो जाता है। ऑटो कट मतलब वो प्रेस का जो इंडिकेटर है वो अपने आप कट हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि भले ही इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन है, पावर सप्लाई ऑन है, अब प्रेस जो है वो गर्म नहीं हो रही। इसे ऑटो कट बोलते हैं। हम बोलते हैं ना प्रेस है या जो हमारा हीटर है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो अप्लायंस अपने आप ही अपनी पावर सप्लाई को कट कर देगा। क्यों कर देगा, अगर उसको सप्लाई मिलती रही तो वो और हीट होता चला जाएगा और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए उसमें ऑटो कट लगाए जाते हैं कि जैसे ही उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो उसकी हीट पहुंच जाती है उसमें सेंसर काम करता है और वो सेंसर उसमें ऑटो कट लगा देता है और हर उस सब्सटेंस जिसमें ऑटो कट होता है उसे हम ऑटोमेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो अब जो हमारा ये नाइक्रोम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब क्या है मेरी इस बात का मतलब है इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। करंट को बियर करने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो बिना मेल्ट किए हुए वो उसको बियर कर सकता है। तो ये जो हम ओम्स लॉ करते हैं ये बताता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा जो फ्रैक्शन है पीडी और करंट, ठीक है। तो इससे हमारा जो निकलता है कि एक तो आपको ये देखना है कि अगर V बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और अगर I है इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ये I कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, I ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर V बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, V कम होगा तो रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। इस बात से आपको ये समझना है करना है। अब जो हमारा SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ओम। ये ओम का सिंबल होता है जो मैंने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है।
ओम जो रेजिस्टेंस होती है हमारी किसी भी कंडक्टर की, वो उसकी लेंथ पर, थिकनेस पर, जो मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। ये जो ओम का मैंने सिंबल बनाया है, 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, current of 1 ampere flows through it। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा ओम का लॉ है। ओम की लॉ को समझने के लिए हम डायग्राम का भी यूज करते हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।